जहाँ बाहर के लोग हैं इस देश को अक्स खराब करना चाहते, पीस और अमन के लिए खतरा है, उसको इस बार नहीं बख्शा जाएगा। हर 6 महीने में ये जो नफरत के नासूर लोग हैं ये हेट की हैट्रिक बनाने में और नफरत की नोबाल करने में लगे रहते हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये सब जो कुछ चल रहा है ये नगर निगम चुनाव जीतने के लिए आपके पास कोई इशू नहीं है। इसलिए जिन्ना के सोच वाले लोग, ओवैसी टाइप के लोग जो कहते हैं कि उस गली में क्यों गए, क्या उन्होंने देश को बांट दिया कि ये हिंदू की गली है, ये मुसलमान की गली है? कि आज जब से भाजपा सरकार आई है तो एक नया मोटो, नया फॉर्मूला शुरू हो गया है कि समाज को आपस में लड़वाओ और जो तेल की लूट है और महंगाई की लूट है उससे ध्यान हटाओ। नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल। 5 की बात में आपका स्वागत है। दिल्ली के जहांगीरपुरी में तनाव को देखते हुए नए सिरे से सुरक्षा व्यवस्था की गई है। अब तक हिंसा के आरोप में 25 आरोपियों को पकड़ा गया है और धरपकड़ अब भी जारी है। पुलिस ने शोभा यात्रा निकालने वाले आयोजकों के खिलाफ भी केस दर्ज किया है। दिल्ली पुलिस ने गृह मंत्रालय को अब एक विस्तृत रिपोर्ट भी सौंप दी है और साथ ही जहांगीरपुरी में सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है और सुरक्षा में दिल्ली पुलिस और सीआरपीएफ, इन सभी फोर्सेस के 500 से ज्यादा जवानों को तैनात कर दिया गया है। जो इलाका है उसे दिल्ली पुलिस ने 5 सेक्टरों में अब बांट दिया है और हर सेक्टर में पुलिस और अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है और एक एडिशनल डीसीपी रैंक के अफसर को निगरानी का जिम्मा सौंप दिया गया है। जांच के दौरान पुलिस को हिंसा से जुड़े करीब 150 मोबाइल फुटेज मिले हैं जिनके जरिए आरोपियों को पकड़ने की, उनकी निशानदेही करने की कोशिश हो रही है। पश्चिम बंगाल के हल्दिया के रहने वाले मुख्य आरोपी अंसार के बैकग्राउंड की जांच के लिए पुलिस अब हल्दिया भी जाएगी। उधर दूसरा आरोपी है असलम। उसको हथियार सप्लाई करने वाले गुल्ली नाम के एक शख्स की तलाश जारी की जा रही है। ये जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिर इसकी मास्टरमाइंड इसका कौन रहा, इसकी साजिश किसने की, क्या इन लोगों ने किसी और के कहने पर यह काम किया, क्या वजह रही इसके पीछे, ये सब जांचा जा रहा है। आरोपियों के कॉल डिटेल्स और तकनीकी जांच भी की जा रही है ताकि सबूत इकट्ठे किए जाएं। लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि आखिर कौन है ये लोग, इनके खिलाफ जो मामले दर्ज किए गए हैं पुलिस की तरफ से, आखिर वो कौन कौन से हैं, किस किस के पास से असला मिला, किसके पास से कट्टे मिले, किसके पास से तलवार मिली, ये सारे सवाल है। और आज वहां पर पुलिस के आला अधिकारी पहुंचे थे उस इलाके का जायजा लेने के लिए और यही कहा गया कि किसी भी समुदाय के लोग हों उनके खिलाफ पूरी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, ये सब इन्वेस्टिगेशन का विषय है, लेकिन हाँ जो बात आप कह रहे हैं कि जहाँ कहीं भी पिस्टल या तलवार दिखने की बात आई है, सारे लोग अरेस्ट हुए हैं, सभी लोग अरेस्ट हुए हैं। वेपन ऑफ ऑफेंसेस जो हैं वो रिकवर हुआ है। इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। दैट हम लोगों ने शेयर भी किया है। सप्लायर कौन था? वेपन का सप्लायर कौन था? ये देखिए, वो इन्वेस्टिगेशन में आ जाएगा। ये दूध का दूध पानी का पानी होगा और बहुत डिटेल में इसकी जांच होगी। उधर पुलिस के इस सख्त बंदोबस्त के बीच और आला अफसरों के इन दोनों के बीच हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर ने भी जहांगीरपुरी की स्थिति का जायजा लेने की कोशिश की है। जहांगीरपुरी की हिंसा को 3 दिन बीत चुके हैं, लेकिन जिस तरह का यहाँ पर तनाव है उसे देखते हुए जहांगीरपुरी में सुरक्षा बेहद कड़ी की जा रही है। इस वक्त मैं आपको दिखाता हूँ कि दिल्ली पुलिस के तमाम जो सीनियर अधिकारी हैं वो जहांगीरपुरी पहुंचे हुए हैं। दीपेंद्र पाठक, स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और सुरक्षा का जायजा ले रहे हैं। इस पूरे इलाके को दिल्ली पुलिस ने अब 5 सेक्टरों में बांट दिया है और हर सेक्टर की निगरानी एक एडिशनल डीसीपी रैंक के अधिकारी को सौंपी गई है ताकि यहाँ पर कोई भी अप्रिय घटना न होने पाए। हर सेक्टर में दिल्ली पुलिस के जवानों के अलावा पैरामिलिट्री फोर्स के जवान यहाँ पर तैनात किए गए हैं। तो इस तरह से सुरक्षा लगातार बढ़ाई जा रही है ताकि कोई भी अप्रिय घटना यहाँ पर न होने पाए। कुल 25 आरोपी पकड़े गए हैं जिसमें 2 नाबालिग हैं। मुख्य आरोपी अंसार और असलम, इनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। अंसार के पश्चिम बंगाल के घर में भी दिल्ली पुलिस जाएगी। वो हल्दिया का रहने वाला है।
जहां पर उसके बैकग्राउंड को चेक किया जाएगा, क्योंकि दिल्ली में उस पर कई सारे केस दर्ज हैं और इस इलाके का वो घोषित अपराधी है। तो ये पता लगाया जाएगा कि अंसार के पीछे क्या इस दंगे में कोई और मास्टरमाइंड है, इसकी जानकारी ली जा रही है। वहीं असलम नाम का जो आरोपी है, उसने दिल्ली पुलिस की पूछताछ में कहा है कि उसको पिस्टल गुल्लू नाम के बदमाश ने दी है। गुल्लू इसी इलाके का रहने वाला है। पुलिस गुल्लू की भी तलाश कर रही है। दिल्ली पुलिस ने साफ किया है कि जो शोभा यात्रा निकाली गई थी, उस शोभा यात्रा के लिए कोई भी परमिशन दिल्ली पुलिस से नहीं ली गई थी। इसीलिए दिल्ली पुलिस ने शोभा यात्रा के ऑर्गेनाइजर्स के खिलाफ केस दर्ज किया है, जिसमें बजरंग दल के नेता और विश्व हिंदू परिषद के नेता शामिल हैं। यहाँ के ज्वाइंट सीपी और साथ में स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर दीपेन पाठक, वो खुद मौके पर आकर पूरी सुरक्षा का जायजा ले रहे हैं, ताकि किसी भी तरह से यहाँ पर अब हालात ना बिगड़ने पाएं। और फिलहाल जो सुरक्षा है उसका तो ध्यान रखा जा रहा है। इसी के साथ जांच को भी आगे बढ़ाया जा रहा है। क्राइम ब्रांच की 14 टीमें इस पूरे मामले की जांच कर रही हैं और जांच में हर तरह के एंगल को शामिल किया जा रहा है। अभी तक 150 से ज़्यादा मोबाइल फुटेज दिल्ली पुलिस को मिल चुके हैं, जिनके जरिए आरोपियों की पहचान की जा रही है और उन्हें पकड़ने की कोशिश की जा रही है। नई दिल्ली से कैमरामैन मोहम्मद मुरसलीन के साथ मैं मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और इस वक्त ये जांच कहां तक पहुंची है, एमएचए को जो रिपोर्ट सौंपी गई है उसमें क्या क्या है, इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ नीता शर्मा, हमारी वरिष्ठ सहयोगी, जुड़ गई हैं। नीता, इस जांच रिपोर्ट में क्या कहा गया है जो कि सौंपी गई है एमएचए को, और दूसरी बात यह कि कौन कौन से गुट है जिन पर कार्रवाई चल रही, जिनके खिलाफ केस दर्ज हो रहे हैं और जिनसे बरामदगी हुई है? अंजलि, जहां तक रिपोर्ट का सवाल है, ये एक डिटेल रिपोर्ट है, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब ये हिंसा हुई थी उसके बाद उन्होंने लगातार कई बार कमिश्नर ऑफ पुलिस राकेश अस्थाना हों या सीनियर ऑफिसर्स हों, उन सभी से खुद बात की है और जो ग्राउंड पे सिचुएशन है उसके बारे में, हालात जो हैं उसके बारे में जानकारी ली है। तो कल भी उनकी जब बात राकेश अस्थाना जी से हुई थी तो एक रिपोर्ट सौंपने को कहा गया था। आज दिल्ली पुलिस ने एक रिपोर्ट सौंपी है जिसमें उन्होंने डिटेल्स दी हैं कि कितने लोग अरेस्ट किए गए हैं, उनका क्या रोल रहा है। 2 से 3 नाबालिग जो हैं वो भी अरेस्ट किए गए हैं। उनके रोल को लेकर भी कुछ अब कंट्रोवर्सी शुरू हो रही है, क्योंकि उनमें से एक आरोपी जो है उसके जानने वालों ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका डाल दी है जिसमें बोला गया है कि वो नाबालिग था। दिल्ली पुलिस उसका रिमांड भी ले चुकी थी और उसको पूछताछ भी कर रही थी। तब एक याचिका जो है हाई कोर्ट में गई। अब दिल्ली पुलिस ने उसे अफरा तफरी में रिमांड होम में भेजा है, क्योंकि नाबालिगों को पुलिस कस्टडी में नहीं रखा जा सकता। इसके बारे में जब मैंने दिल्ली पुलिस ऑफिशियल से बातचीत की थी तो उनका ये कहना था कि उस शख्स ने, जब वो गिरफ्तार हुआ, जब उसे पुलिस लेकर आई, तब उसने अपनी उम्र जो है 21-22 साल की बताई थी। जब वो कोर्ट ले जाया गया, मेडिकल उसका भी करवाया गया, क्योंकि 24 घंटे में उनका मेडिकल होना लाजमी है सभी आरोपियों का। तब भी वहां पे भी उसने ये बात जो है वो सामने नहीं रखी। लेकिन जब याचिका सामने आई तो दिल्ली पुलिस ने अपना पक्ष, अपना बचाव करने के लिए उसे रिमांड होम में भेज दिया है। दूसरी बात जो परमिशंस को लेकर हो रही है, जो विश्व हिंदू वाहिनी परिषद है जो वो कह रहा है कि उसके पास परमिशन थी, लेकिन पुलिस का कहना है कि उन्होंने सिर्फ एक लिखित में एप्लीकेशन जो है वो लोकल थाने में दी थी, उन्हें कोई परमिशन नहीं दी गई थी। लेकिन बावजूद इसके उन्होंने प्रोसेशन निकालना शुरू कर दिया। सुबह 2 प्रोसेशन जो है वो सक्सेसफुली निकल गए थे। तीसरा प्रोसेशन जब वो लास्ट लेग पे था तब वायलेंस जो है वो शुरू हुआ। तब जो है लोगों ने जो हथियार जो थे निकाले, उस जो प्रोसेशन में जो लोग शामिल थे उनसे भी हथियार पुलिस ने रिकवर किए हैं। तो इन सभी बातों का जो जिक्र है वो इस रिपोर्ट में किया गया है। जहां तक जांच का सवाल है, ये एक एलिगेशन है, क्योंकि वहां पे मिक्स्ड आबादी रहती है। लेफ्ट साइड में हिंदूज हैं तो राइट साइड में मुस्लिम्स रहते हैं। मुस्लिम्स के भी पीछे जो बताया जाता है कि जो पीछे की आबादी है ज्यादा वहां पर बांग्लादेशी रहते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर्स हैं उनका भी ये कहना है। तो रोहिंग्या के एंगल को लेकर भी जो जांच है दिल्ली पुलिस करेगी, क्योंकि एक पिटीशन अंजलि मार्च में सुप्रीम कोर्ट में डली थी जिसमें रोहिंग्या के डिपोटेशन को लेकर जो है सवाल उठाए गए थे। तो उस मामले में भी पुलिस जो है वो तफ्तीश कर रही है। अंजलि जी, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो तफ्तीश अभी जारी है, रिपोर्ट भी दी गई है। शुक्रिया ये जानकारी देने के लिए। चलिए, इस पूरे मुद्दे को लेकर हम देख रहे हैं कि अलग अलग
पक्ष जो है वो अलग अलग आरोप लगा रहे हैं, अलग अलग बातें कर रहे हैं। लेकिन इस पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ महेश वर्मा साहब मौजूद हैं, जो कि नेता हैं बीजेपी के, और कुलदीप कुमार हैं, जो कि प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। शुक्रिया आप दोनों का। आप दोनों ही एक दूसरे के ऊपर राजनीति की बात करते हैं। आम आदमी पार्टी कहती है कि एमसीडी के इलेक्शंस हैं इसलिए राजनीति बढ़ जाती है, वहीं महेश वर्मा साहब आपकी पार्टी कहती है कि विपक्ष जो है वो इसमें राजनीतिक फायदा उठा रहा है। तो नुकसान तो यहाँ सिर्फ आम आदमी का ही होता है और सभी पार्टियों का फायदा ही होता है, आप लोगों को बयानबाजी का भी मौका मिल जाता है। महेश जी, नुकसान देश समाज सबका होता है। जो विकास है, जो काम है, जो एक खलल डालने की एक जो सुनियोजित योजना है, उसके तहत जो सरकार को किसी तरह से रोका जाए, जो हमारे बढ़ते कदम है भाजपा को, उसको किस तरह से रोका जाए, उसको कैसे डिरेल किया जाए, ये सब मानसिकता को लेकर जो पूरे देश में एक माहौल तैयार होता है, उसका एक नतीजा आपको कहीं जहांगीरपुरी में मिला है। अब देखिए, यहाँ जो ये शोभा यात्रा है, ये कोई पहली बार नहीं निकला, पिछले 25 साल से निकल रहा है। 3 साल से इसलिए नहीं निकल रहा था कि कोरोना की वजह से नहीं निकल रहा था। इसमें उन लोगों की जरूर ये गलती है जिन लोगों ने भी शोभा यात्रा का आयोजन किया, उन लोगों ने पुलिस से परमिशन लेना चाहिए था, बाकायदा ये करना चाहिए था। अचानक जो है इस साल ही ऐसा क्यों हुआ, ये सवाल है। सवाल ये है कि ये हौसला कहाँ से मिला, इस तरह के वातावरण कैसे तैयार? हौसला किस बात की बात करें आप? वो शोभा यात्रा निकालने का, उसमें तलवार लेके जाने का, या पत्थरबाजी का? किस हौसले की बात करें? देखिए, सवाल ये है कि तलवारबाजी या तलवार लेके चलने से या ऊंची आवाज में डीजे बजा देने से कोई किसी के ऊपर गोली तो नहीं मार देगा ना, कोई किसी को पत्थर तो मारना नहीं, मस्जिद से शुरू कर देंगे लोग, जिस मस्जिद से फूल बरसाने का काम होना चाहिए था। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि राजस्थान के करौली से जिस तरह से एक हिम्मत और हौसला दिया गया, और उसके बाद आप दिल्ली में देखिए, दिल्ली में ये ऐसा नहीं है कि यहाँ का मुख्यमंत्री मतलब जिस तरह से मौन साधे हुए और बड़ी संदेहास्पद भूमिका में है, क्योंकि ये सिमिलर ये बात चलिए सीधा आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से पूछते हैं। जब भी दिल्ली में दंगे होते हैं, सबसे शांत अगर कोई नजर आता है तो मुख्यमंत्री आते हैं और आम आदमी पार्टी आती है, और अब एक मैसेज आ रखा है कि एक बड़ा एक्सप्लोसिव धमाका होगा, 5 बजे बताया जाएगा आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से, जो अभी तक तो इसके बारे में कोई जानकारी आई नहीं है। लेकिन ये सब चीजें पुलिस के साथ जल्द से जल्द शेयर की जाएं। अगर इतने एक्सप्लोसिव धमाके हैं, आम आदमी पार्टी ज्यादा चिंता में नजर नहीं आती है जब दंगे होते हैं। देखिए अंजलि जी, पहली बात तो ये कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने उसी वक्त लोगों से शांति बनाए रखने की और भाईचारा बनाए रखने की, एक दूसरे का हाथ पकड़कर शांति बनाए रखने की अपील की थी। और साथ साथ अभी हमारे जो साथी प्रवक्ता बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा ये हौसला कहाँ से आता है? ये हौसला वहां से आता है जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के घर पे गुंडे चढ़कर हमला करते हैं और उनको जब वो कोर्ट से थाने छूट के आते हैं, उसी का परिणाम दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी उनको माला पहना के सम्मानित करते हैं। तो ये मैसेज मिलता है उन लोगों को, भाजपा कार्यकर्ताओं को, कि जो ज्यादा बड़ा क्राइम करेगा, जो ज्यादा बड़ा दंगा करेगा, उसको ज्यादा अच्छी तरह भाजपा में सम्मानित किया जाएगा, उसको टिकट दिए जाएंगे, चुनाव लड़ाया जाएगा। तो ये हौसला वहां से पैदा होता है। आप सोचिए कि आज 2014, अभी मैं डेटा पढ़ रहा था पार्लियामेंट में जो पेश किया गया, 2016 से लगभग 3400 मामले अभी तक दर्ज किए गए हैं राइट्स के पूरे देश भर के अंदर। लगातार ये डेटा बढ़ता जा रहा है, लगातार संख्या बढ़ती जा रही है। आप सोचिए, जब से केंद्र में भाजपा की सरकार आई है, जब से ये घटनाएं लगातार, चाहे मॉब लिंचिंग की बात हो, चाहे दंगे की बात हो, लगातार बढ़ती जा रही है। और दिल्ली की कानून व्यवस्था का तो बेड़ा गर्क कर दिया है गृह मंत्री जी ने। आज दिल्ली पुलिस अगर दिल्ली सरकार के पास होती तो मैं दावे से आपसे कह सकता हूं कि इस प्रकार की घटनाओं पे रोक लगती है और किसी की हिम्मत नहीं होती कि दिल्ली के अंदर वो दंगा कर सकता। आप लोगों के पास भले ही पुलिस ना हो, लेकिन आपके पास एमएलए होते हैं इलाके के, वो तो कभी नजर नहीं आते हैं जब भी शांति बहाली करनी हो। बहुत अच्छा, बहुत मुश्किल होती है। अंजलि जी, मैं खुद एमएलए हूं और मैंने खुद शोभा यात्रा निकाली हनुमान जयंती पर। हमारे और साथी एमएलए हैं, उन्होंने शोभा यात्रा निकाली, कहीं भी दंगा नहीं हुआ। लेकिन जहां भाजपा के लोग प्लान करके शोभा यात्रा निकालते हैं, वहां पर दंगा जानबूझ के किया जाता है। इसका जवाब आप दीजिए, क्योंकि 2 शोभा यात्राएं पहले ही उस डेजिग्नेटेड रूट पे निकल चुकी थी, कुछ नहीं हुआ था। ये तीसरी में ऐसा क्या हुआ कि उसमें, और जिसके पास परमिशन भी नहीं थी, ऐसी एक शोभा यात्रा, आखिर इसमें ऐसा क्या था कि इसके खिलाफ इस पर पत्थरबाजी हुई? आप खुद भी कह रहे हैं तलवार अगर उसमें दिखाई जा रही थी, या उस समय कुछ ऐसे नारे जोर जोर से या डीजे चल रहा था, तो कुछ तो हुआ, प्रोवोकेशन रहा होगा, कुछ उकसाने का काम किया गया होगा। ऐसा क्यों किया जाता है?
अंजलि अच्छा, मैं आपकी बात को कुलदीप जी महेश जी को जिसका जवाब दे जी आपकी बात को मैंने मान भी लिया कि 2 निकल गए, तीसरे पे प्रोवोकेशन हुआ। उस प्रोवोकेशन का अंजाम ये रहा कि अचानक जो है पत्थरों का बौछार हो गया, अचानक वहां हथियार जो है लोग लेके कूद पड़े, अचानक जो है पुलिस कर्मियों पे हमला हो गया, अचानक फायरिंग हो गया। ये क्या अचानक होता है? ये अचानक नहीं होता है अंजलि जी। आप किसी भी क्राइम को अगर एनालिसिस करिएगा, आप देखिए जो पीछे दंगा हुआ, दिल्ली दंगा 2020, उसमें और इसमें वहां अचानक जो है सीसीटीवी तोड़ दिया गया, अचानक पुलिस कर्मियों पर हमला कर दिया गया, 9 पुलिसकर्मी घायल हैं। आप मुझे बताइए, शोभा यात्रा में तो एक ही सिविलियन को हर्ट हुआ ना, 9 पुलिसकर्मियों को घायल किया गया। ये अचानक हुआ है? ये कैसी बात ये कर रहे हैं? और एक दिल्ली का एक सूबे का मुख्यमंत्री अपने घर में चुपचाप बैठा हुआ है, वहां हमारे भाजपा के जनप्रतिनिधि जाकर शांति और अमन चैन की बात कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, वहां के सांसद जा रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष जा रहे हैं, तमाम लोग जा रहे हैं, और दिल्ली का मुख्यमंत्री अपने घर पे बैठा हुआ है उसी तरह से जैसे दिल्ली दंगा 2020 में हुआ। आप लोग कर रहे हैं। आपके केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं कि ये गलियां कौन सी, हम हर गली से जा सकते हैं, मुस्लिम गली नहीं है, कोई हिंदू गली नहीं है, जो अगर बिना परमिशन के जा रहे थे तो कुछ गलत नहीं था। तो शांति और अमन चैन की बात तो आप भी नहीं करते हैं, लेकिन कुलदीप जी सवाल इसमें ये बनता है कि आप लोग कहाँ रहते हैं जब दिल्ली में दिक्कत आती है? अंजलि जी, लगातार हमारे सारे एमएलए लगातार दिल्ली के मुख्यमंत्री लोगों से अपील कर रहे हैं वो एक साथ रहें, भाईचारा बनाकर रहें, लेकिन जिनके हाथ में दिल्ली की कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी है, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, वो कहां पर हैं? जिनके लिए एलजी साहब को सौंपी हुई दिल्ली की कानून व्यवस्था, जो उनके नुमाइंदे हैं, वो कहां पर है? उनकी भूमिका क्या है? तो इसकी वजह से दिल्ली का मुख्यमंत्री दिल्ली में जब अगर कहीं छत के ऊपर असला इकट्ठा किया जाता है, बारूद इकट्ठे किए जाएंगे, तो दिल्ली पुलिस की खुफिया एजेंसी क्या कर रही है दिल्ली के अंदर? अगर ये बार बार कहते हैं दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री के नाते आपको दिल्ली पुलिस क्या कर रही है? इनकी जो खुफिया एजेंसी है शांति की पहल करनी चाहिए। महेश जी क्या कहना चाह रहे हैं आप? एक सेकंड कुलदीप जी जरा देख ले, क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आपके पास लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, दिल्ली पुलिस नहीं है, तो क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री को मानवता के नाते, एक जमीर के नाते, एक इंसान होने के नाते, एक इंसानियत के नाते क्या शांति की पहल नहीं करनी चाहिए? नहीं जाना चाहिए, लोगों के दुख सुख में शामिल नहीं होना चाहिए, वहां जाके दंगा और ना भड़के उसकी कोशिश करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? इसका मतलब दिल्ली के मुख्यमंत्री लोगों से लगातार अपील कर रहे हैं, लेकिन जिनके पास कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी है, केजरीवाल ने क्या कर रहे हैं और नया दंगा देने का, एक सेकंड रुकिए कुलदीप जी, महेश जी, आप दोनों ही यहाँ रुकिए। मैंने कहा था ना कि आम आदमी का नुकसान होता है और सिर्फ पार्टियां ही इस पर बयानबाजी का मौका मिलता है। एक और मौका आया ऐसा ही जहांगीरपुरी हिंसा मामले में। अब आम आदमी पार्टी ये दावा कर रही है, जिसका वो कह रहे थे कि कुछ खुलासा करने वाले हैं, कि आरोपी जो अंसार है वो बीजेपी का नेता है। उन्होंने एक फोटो भी जारी कर दिया है और दावा कर रहे हैं कि फोटो के अंदर अंसार बीजेपी के कार्यक्रम में दिखाई दे रहा है, और एक फोटो में उसने बीजेपी की टोपी भी पहनी हुई है। इससे पहले बीजेपी दावा कर रही थी कि अंसार आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है, उसकी आम आदमी पार्टी की टोपी पहने हुए भी तस्वीर सोशल मीडिया में वायरल हुई थी। तो हमारे सहयोगी शरद इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। तो शरद, अब ये बीजेपी के हो गए? देखिए, हुआ यह है कि बीजेपी पहले तो आरोप लगा रही थी इसी को आधार बनाकर आम आदमी पार्टी पर कि ये देखिए अंसार है, ये मास्टरमाइंड है, और ये देखिए ये टोपी पहनी हुई तस्वीर है इसकी, जिसमें आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता ये दिखाई दे रहा है। तो इसी लेकर जो बीजेपी के दिल्ली बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, आदेश गुप्ता हैं, रामवीर पिथौड़ी हैं, इन्होंने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की है और ये कहा है कि आम आदमी पार्टी के रोल की, जहांगीरपुर हिंसा में जो आम आदमी पार्टी के रोल की जांच की जाए, क्योंकि जो मास्टरमाइंड है अंसार और जो दूसरे लोग हैं वो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। तो इसके जवाब में आम आदमी पार्टी ने तस्वीरें जारी करी हैं और ये कहा है कि अगर तस्वीरें ही सब कुछ हैं तो जो अंसार है वो बीजेपी का कार्यकर्ता नहीं है, नेता है, जिसने 2017 में जो चुनाव हुआ था जहांगीरपुरी में निगम पार्षद का, वहां पर जो बीजेपी कैंडिडेट थी उनको चुनाव लड़वाया था, उनको सपोर्ट किया था। तो अब दोनों तरफ से जो हैं आरोप प्रत्यारोप हो गए हैं और अंसार जो है वो अब दोनों ही पार्टियों का हो गया है और दोनों ही पार्टी जो हैं इससे अपना पल्ला भी झाड़ सकती हैं। दिल्ली पुलिस को इसमें जांच करनी होगी कि आखिर ये है कौन और किस पार्टी से वाकई संबंध रखता भी है या नहीं रखता है। जी, शुक्रिया शरद इस पूरी जानकारी के लिए। कि तो हमारे साथ हमारे गेस्ट इस वक्त मौजूद हैं। महेश जी, अब अंसार आपकी पार्टी का हो गया है? नहीं अंजलि जी, ये जो बात कही जा रही है, जिससे अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि राजनीतिक रस्साकसी के बीच में, आरोप प्रत्यारोप के बीच में आम जनता जो है वो पिसती है। अगर कहीं उस सवाल का जवाब है
एक सेकेंड महेश जी, चलिए हम लोग आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज इस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वहीं चलते हैं। और उसका मास्टरमाइंड कोई अंसार नाम का आदमी है, और एक फोटो दिखा रहे हैं जिसके अंदर अंसार ने बड़ी बड़ी मालाएं पहनी हुई हैं और उसने एक आम आदमी पार्टी की टोपी लगाई हुई है, और उस फोटो के बिना पे वो दो चीज साबित करने में लगी हुई है कि वो दंगा जो है, उस दंगे का मास्टरमाइंड एक आदमी है जिसका नाम अंसार है। और वो आदमी अंसार, क्योंकि उसने कहीं पे आम आदमी पार्टी की टोपी पहनी हुई है, इसलिए आम आदमी पार्टी ने दंगे कराए। आज मैं आपके सामने उसी तथाकथित मास्टरमाइंड की तस्वीरें लाया हूं, आप दिखा दो यहां पे। ये लाइट जला दो, वैसे यही वाली फोटो बहुत है, प्रोजेक्टर की जरूरत नहीं रहेगी मुझे लगता। ये वो आदमी है जिसका नाम अंसार है, और ये वो टोपी पहन के अंसार यहां पे दिख रहे हैं। और देखिए ये टोपी कितनी जम रही है इनके ऊपर, भारतीय जनता पार्टी की टोपी लगा के जहांगीरपुरी के दंगों के तथाकथित मास्टरमाइंड अंसार। और ये बात ये साबित करती है पुलिस की, चाहे वो दिल्ली की पुलिस हो, चाहे वो हिंदुस्तान की पुलिस हो, चाहे वो पूरी दुनिया में कहीं की पुलिस हो, कहीं पर कोई क्राइम होता है, कहीं पे कोई जुर्म होता है, तो पुलिस अपनी तहकीकात कैसे करती है। कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी किसी भी जुर्म की तहकीकात कहां से शुरू करती है कि इस जुर्म का, इस क्राइम का सबसे बड़ा प्राइम बेनिफिशियरी कौन है। किसी आदमी का खून हुआ तो इसके खून से किसको सबसे ज्यादा फायदा है। किसी के घर चोरी हुई तो इस चोरी से किसको सबसे ज्यादा फायदा है। अगर चोरी दिखाई गई मगर बेसिकली मर्डर किया गया तो इस मर्डर से किसका फायदा है। और हम ये बात पिछले कई सालों से कह रहे हैं, और पिछली 16 तारीख से मैं रोज कह रहा हूं, सिर्फ दिल्ली में दंगे नहीं कराए गए, रामनवमी से लेकर हनुमान जयंती तक 7 राज्यों के अंदर दंगे कराए गए। महाराष्ट्र में दंगे कराए, कर्नाटका में दंगे कराए, गुजरात में दंगे कराए, मध्य प्रदेश में दंगे कराए, दिल्ली में दंगे कराए, सब जगह दंगे कराए जा रहे, केरला में दंगे कराए। इसका प्राइम बेनिफिशियरी कौन है। इन दंगों का फायदा किसको हो रहा है। कौन सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो स्क्रिप्ट लेके बैठे हैं जिसके सारे के सारे प्रवक्ता टीवी चैनलों पर कि दंगे हो और इसका फायदा उठाया जाए। उनके व्हाट्सएप पर बनने वाले मैसेजेस तैयार रखे हुए हैं कि दंगा कराओ और ये वाला मैसेज भेजो, दंगा कराओ और इस तरीके से इसको वोटों के साथ जोड़ा जाए। वो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। हर दंगे का फायदा सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को होता है, और भारतीय जनता पार्टी के नेता, इनके केंद्रीय मंत्री, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, इनके प्रदेशों के अध्यक्ष, इनके मेंबर पार्लियामेंट, हर आदमी सिर्फ उस दंगे को किसी ना किसी तरीके से उसका राजनीतिक लाभ लेने में लगा हुआ था। और हम कह रहे थे कि ये दंगे भाजपा ने कराए, और अब इसके क्या क्या सबूत है कि ये दंगे भाजपा ने कराए हैं। सबसे पहला सबूत, ये दंगे हो कैसे गए दिल्ली में। एक भीड़ जिसके अंदर जो लोग हैं वो ऐसे लोग तो नहीं है कि वो हनुमान जयंती की शोभा यात्रा वाले लोग हों। वो नई उम्र के गुंडे हैं, उनके हाथ में नंगी तलवारें हैं, उनके हाथ में चाकू हैं, उनके हाथ में अनलाइसेंस्ड गन है, उनके हाथ में देसी कट्टे हैं, उनके पास पुलिस की परमिशन नहीं है।
दूसरी तरफ एक मस्जिद के ऊपर पत्थर रखे गए हैं, वहां पे लोगों के पास तमंचे हैं, वहां पे भी गुंडे मौजूद हैं जिनके पास गन है, उनके पास तलवारें हैं। तो दो धर्मों के गुंडे एक एरिया में इकट्ठे होते हैं, पुलिस के सामने वो तलवारें लहरा रहे हैं, चाकू लहरा रहे हैं, देसी कट्टे लहरा रहे हैं। पुलिस ने उनके ऊपर मुकदमा तब दर्ज क्यों नहीं किया? आप निकाल के चले जाओ, आप तो पत्रकार हो, आप एक बार बंदूक निकाल के देसी कट्टा निकाल के घूमो जरा, आपको तुरंत पुलिस वाला पकड़ेगा। आर्म्स एक्ट के अंदर उम्र कैद होगी। नॉन बेलेबल ऑफेंस है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का ऑफेंस लगता है, कॉमन इंटेंशन का ऑफेंस लगता है, अटेम्प्ट टू मर्डर का ऑफेंस लगता है। जमानत नहीं होगी 3 महीने तक अगर आप आर्म्स के साथ पकड़े जाओ रंगे हाथों। ये कोई भी वकील बता देगा, कोई भी साधारण पुलिस वाला बता देगा। नंगी तलवारें, देसी कट्टे, बंदूकें लेके पब्लिक जा रही है और पुलिस देख रही है। पुलिस ने उन्हें अरेस्ट क्यों नहीं किया? ना हिंदुओं के गुंडों को अरेस्ट किया, ना मुसलमानों के गुंडों को अरेस्ट किया। पत्थर इकट्ठे हो रहे हैं मस्जिद के छत पे, क्यों नहीं अरेस्ट किया किसी को? क्योंकि स्क्रिप्ट में लिखा था। यहीं से 1 किलोमीटर दूर जो भाजपा का मुख्यालय है, उसकी जो पटकथा लिखी गई, वहां पे जो स्क्रिप्ट लिखी गई, उसके अंदर स्क्रिप्ट में पुलिस के एसएचओ का रोल जो है निर्धारित है, पुलिस के डीसीपी का रोल निर्धारित है, और वो जो बेचारे गरीब सिपाही हैं उनको बलि का बकरा बनाया जाता है उसके अंदर, उनका रोल भी निर्धारित है। उनको यह नहीं बताया गया था कि तुम्हारे को इसके अंदर हमला भी होगा। तो पुलिस का रोल निर्धारित था कि आपको देखना है दूर से, आपको रोकना कुछ नहीं है, दंगे होने देने हैं। और दंगे होने के बाद आपको यह बताना है कि मास्टरमाइंड ये अंसार है और सेकंड माइंड ये है, ये आम आदमी पार्टी का है, ये फलाना पार्टी का है, बीजेपी का इसमें कोई लेना देना नहीं है। ये स्क्रिप्ट लिखी गई थी। और आज जैसे हर बार बीजेपी की घटिया स्क्रिप्ट एक्सपोज होती है, इन तस्वीरों के साथ भारतीय जनता पार्टी का गंदा और घिनौना चेहरा आज पूरे देश के सामने एक्सपोज हो गया। मुझे लगता है कि अगर किसी आदमी में थोड़ी सी भी गैरत होगी तो वो राजनीति छोड़ देगा, क्योंकि ये बात मैं आपको और टीवी चैनल्स पे कह चुका हूं कि जो हिंसक भीड़ होती है, ये जो वायलेंट मॉब होती है, ये पागल होते हैं। इनकी बंदूक की गोली पर किसका नाम लिखा है किसी को नहीं पता, ना भारतीय जनता पार्टी को पता, ना दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को पता। वहां पे रास्ते से आपका बच्चा भी गुजर सकता है, मेरी बहन भी उस रास्ते से गुजर सकती है। उस गोली पे किसका नाम लिखा है किसी को नहीं मालूम। और जिस तरीके से इस तरीके की हिंसक भीड़। तो आप सुन रहे थे आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज को, जो कि अब यह आरोप लगा रहे हैं कि जो मुख्य आरोपी पकड़ा गया है वो बीजेपी का नेता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा है कि आज तबाही की रात है। साथ ही जेलेंस्की ने यह भी दावा किया है कि रूस परमाणु हमला कर सकता है। ऐसे में दुनिया एंटी रेडिएशन दवा को तैयार रखे। रूस ने पूर्वी यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए हैं। कीव पर कब्जे में लगातार नाकाम रहने के बाद रूस के निशाने पर मारियोपोल, डोनाबास का जो क्षेत्र है वो रहा है, और रूसी सेना ने पश्चिमी शहर लवीव में पर भी मिसाइल के हमले किए हैं। लवीव में कम से कम 7 लोगों के मारे जाने की खबरें आई हैं, और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा है कि रूसी सेना ने यूक्रेन के अधिकांश पूर्वी हिस्से में एक नया आक्रामक अभियान शुरू किया है और डोनाबास की लड़ाई अब शुरू हो चुकी है। यूक्रेन के अधिकारियों ने डोनाबास के लोगों से पश्चिम की ओर जाने को कहा है। डोनाबास के कुछ हिस्सों पर रूस समर्थक अलगाववादियों का
2014 से ही कब्जा है। बताया जा रहा है कि रूस ने पिछले महीने के अंत में यूक्रेन के डोनाबास क्षेत्र में हमले पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कीव के पास और यूक्रेन के उत्तर से अपनी सेना वापस ले ली थी। उधर यूक्रेन का दौरा कर रहे हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह आज ओडेसा शहर पहुंचे। ये वही शहर है जहां से यूक्रेन ने मिसाइल दागकर काले सागर में तैनात रूसी युद्धपोत मास्कोवा को तबाह किया। ओडेसा में काला सागर के किनारे से उमाशंकर सिंह ने ग्राउंड रिपोर्ट भेजी है, देखिए। ये यूक्रेन का तटीय शहर ओडेसा है और अभी हम काले सागर के किनारे खड़े हैं। काला सागर जिसका बहुत ज़्यादा सामरिक महत्व है और युद्ध में ये एक बड़ी भूमिका निभा रहा है, खासतौर पे जहाँ तक रूस की तरफ से हमलों की बात है। यूक्रेन के लिए इस शहर का महत्व और इस तट का महत्व इसलिए है क्योंकि एक बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र है, यूरोप का एक बहुत बड़ा बंदरगाह है ये, और यहाँ से जो यूक्रेन का जो व्यापार है दुनिया के देशों के साथ, उसका ये एक अहम केंद्र है। इसी काले सागर के ज़रिए यूक्रेन बहुत सारी चीज़ों को एक्सपोर्ट करता है, इंपोर्ट करता है, और इसके ज़रिए उसका जो विश्व व्यापार है एक बड़ा हिस्सा यही समुद्री रास्तों से आता जाता है। जो सामरिक महत्व है इसका वो इसलिए है क्योंकि रूसी जो पोत है वो काले सागर में लगातार गश्त पर है और लगातार रूस की तरफ से जो हमले का खतरा है वो बना हुआ है, और रूस ने इस समुद्री रास्ते से हमले किए भी हैं। आपको याद होगा कि यूक्रेन रूस का युद्ध जब 24 फरवरी को शुरू हुआ तो ओडेसा शहर जो है वो काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में था क्योंकि इस पर एक बड़ा जो हमला है उसकी तैयारी रूस की तरफ से थी। अभी जो रूसी युद्धपोत जो डुबाया गया है यूक्रेन की तरफ से नेपच्यून मिसाइल मारकर, वो भी इन्हीं इलाकों के किसी सामरिक ठिकाने से काले सागर में तैर रहे, काले सागर में मौजूद रहे जो मस्कोवा युद्धपोत है उसको डुबाया गया, और उसके बाद से रूस की तरफ से एक बदले की कार्रवाई की आशंका यहाँ पे जताई जा रही है। हम ओडेसा शहर में जब से हैं तब से रात में खास तौर पे जो एयर रेड सायरन है वो सुनाई पड़ता है। बार बार यहाँ पे लोगों को चौकन्ना अलर्ट रहने को कहा जा रहा है क्योंकि कभी भी कोई बड़ा हमला इस शहर पे हो सकता है। शहर में बहुत सारे जो लोग हैं वो यहाँ से पलायन कर चुके हैं। हालांकि जो मिकोलाइव है वहाँ से जैसे 2.5 लाख लोग पलायन किए, उस तरह की स्थिति यहाँ पे नहीं है, लेकिन यहाँ पे लोगों को आशंका इस बात की है, और बार बार राष्ट्रपति जेलेंस्की की तरफ से न्यूक्लियर हमले की आशंका जताई जा रही है रूस की तरफ से। तो उसमें जो ये आशंका इस बात की भी आशंका है किसी काले सागर में अपने युद्धपोतों के जरिए जो रूस है वो न्यूक्लियर हमला कर सकता है, जिस बात को लेकर बार बार जेलेंस्की दुनिया के देशों को चेता रहे हैं और कह रहे हैं कि समय रहते कोई कदम उठाना पड़ेगा। हालांकि रूस ने अपनी तरफ से इस तरह की किसी बात का इनकार किया है कि उसका कोई इरादा न्यूक्लियर अटैक का है, लेकिन ये बहुत ही सामरिक महत्व की जगह है। जो मिकोलाइव में जो कब्जे करने की रूस की कोशिश है उसके पीछे मंशा ये भी है कि लैंड रूट से यहाँ पर पहुँचा जाए और इस शहर को भी कब्जे में लिया जाए, और समुद्री तरफ से जो रूसी बेड़े हैं वो अपनी मौजूदगी को यहाँ पर बनाकर रखे हुए हैं। तो एक बहुत ही सामरिक और व्यापारिक महत्व का ये शहर, ये समुद्री किनारा काला सागर, और इसलिए हम आपके लिए यहाँ से ये रिपोर्ट लेकर आ रहे हैं NDTV इंडिया पर, क्योंकि आगे आने वाले समय में जिस तरह से रूस और यूक्रेन युद्ध आगे बढ़ रहा है बहुत ज़्यादा कुछ यहाँ पर देखने को मिल सकता है। ये भी एक एक्टिव वॉर जोन है, और यहाँ हमारे कैमरा सहयोगी अशोक महाले और विष्णु सोम के साथ हम आपके लिए रिपोर्ट लेकर आए हैं। हम आपको आगे और अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया।